वेंकैया नायडू से बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकता है। उससे अच्छे उपराष्ट्रपति के लिए कोई उम्मीदवार हो नहीं सकते हैं। और इस देश भावना के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी जी गए और याकूब की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की। गोपाल कृष्ण गांधी जी को प्रत्याशी बनाया उपराष्ट्रपति पद के लिए। बहुत ही योग्य व्यक्ति जो कि अथाह अनुभव रखने वाले, बिल्कुल साफ सब छवि रखने वाले व्यक्ति थे। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उत्तर भारत से है और वेंकैया जी दक्षिण भारत से है। दक्षिण और उत्तर का जो मिलन जो मोदी जी किया, वो मोदी जी को हम सब नमस्कार करते हैं। एनडीए के सभी लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही आदर्श और बहुत ही एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति के लिए दिया। हम मानते हैं कि पार्टी ने जो उन्हें चुना, एक बहुत अच्छे कैंडिडेट के लिए चुना जो अपना पूरा कर्तव्य निभा पाएंगे। गोपाल कृष्ण गांधी जी हमारे उम्मीदवार, हमारी इच्छा अभिलाषा है कि वो विजयी। किसान नेता, किसान का बेटा, वो पूरा दक्षिण भारत का पहचान है, पूरा भारत का पहचान है। ऐसे वरिष्ठ नेता को हमने आगे किया है। तो कल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव था और उसके बाद शाम को 7:30 बजे एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वेंकैया नायडू का नाम सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है और वहीं से यह बात साफ हो गई कि किसान पुत्र वर्सेस गांधी पौत्र। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ी देर बाद पहला नामांकन होगा। सबसे पहले एनडीए की तरफ से वेंकैया नायडू नामांकन करेंगे। 18 विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले गोपाल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है और उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि आज सुबह वेंकैया नायडू ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी जवाब ज्यादा नहीं दिया। नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है क्योंकि वोटों का गणित पूरी तरह से उनके पक्ष में है। इस चुनावी मुकाबले का मतदान 5 अगस्त को होगा और उसके नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। कई दलों ने एक मिलकर एक साथ संयुक्त रूप से अपने अपने अस्तित्वों का सम्मान करते हुए मुझे एक सामान्य नागरिक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने को कहा है और मैंने उस निमंत्रण को आभार से और कर्तव्य निष्ठा से स्वीकार किया है। और इस वक्त इस चर्चा में मौजूद हैं, हमारे साथ भाग लेने के लिए आलोक मेहता साहब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। टीआर रामचंद्रन, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक लंबा अनुभव उनके साथ भी है। मुंबई से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं प्रेम शुक्ला। दिल्ली से हमारे साथ अभय कुमार दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। और पटना से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि त्रिपाठी जो कि बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त की क्या हलचल है? कितनी देर में वेंकैया नायडू ने नामांकन दाखिल करना है, नामांकन भरना है? देखिए, अब कुछ ही समय बचा है। अगर बात करें तो पूरा माहौल बनाया गया है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी में सारे सांसद जो बीजेपी के हैं, मंत्री हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया, इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। और वहाँ से एक काफिले में, गेट नंबर 4 होता है पार्लियामेंट का, जहाँ से आमतौर पर मंत्रियों की एंट्री होती है, वहाँ से सब लोग एंट्री करेंगे और एंट्री करके रूम नंबर 29 में नॉमिनेशन होना है राज्यसभा के जो भी जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर, जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का। तो वहाँ पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, चारों तरफ से मीडिया ने घेरा बनाया हुआ है और एक काफिले में माना जाए कि 200-300 के आसपास सांसद जो है सब लोग एक काफिला बना के मंत्रियों के साथ जाएंगे। पूरा एक हुजूम के साथ जाकर, पूरे जो बैंड बाजे के साथ जो कहा जाता है ये नॉमिनेशन किया होगा, इसमें पूरी तैयारी की गई है। और पूरी तरह से तो ये माना जाए कि 11 बजे का टाइम है तो 11:15 हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि 12 बजे का टाइम जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनके लिए रखा गया। पीएम और अमित शाह होंगे मौजूद, वो अगवानी करेंगे?
जी, प्रधानमंत्री चूंकि इसमें प्रपोजर हैं तो प्रधानमंत्री रहेंगे और तमाम और नेता, अरुण जेटली प्रपोजर हैं वो रहेंगे, तमाम बीजेपी के जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अलावा आप बात करें तो अमित शाह हैं और अरुण जेटली हैं, अनंत कुमार हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं लगभग सब यहाँ मौजूद रहेंगे, सारे एमओएस मौजूद होंगे, सारे सांसद। मतलब एक मैंने कहा कि जो गाजे बाजे के साथ किया जाता है जिस तरह से पूरे धूमधाम से ये नॉमिनेशन कराया जा रहा है, जिसमें वेंकैया नायडू को साथ लेकर सब लोग पीएलबी से निकलेंगे और नॉमिनेशन हॉल जो रूम नंबर 29 है राज्यसभा का जो कार्यालय होता है वहां जाकर नॉमिनेशन करेंगे। तो लगभग माना जा रहा है कि निकलने वाले होंगे थोड़ी देर में, 11:15 के आसपास नॉमिनेशन करेंगे। दूसरी तरफ तैयारी गोपाल कृष्ण गांधी की भी चल रही है, क्योंकि उनको भी लाने के लिए यहाँ से राजीव शुक्ला निकले हैं, उनको घर से लेके आएंगे, जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के नेता है राजीव शुक्ला, और यहाँ फिर उनकी टीम होगी जो विपक्ष के लोग, जिसमें सोनिया गांधी होंगी, सीताराम येचुरी होंगे, तमाम और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सब उनको लेकर लगभग 12 बजे के आसपास नॉमिनेशन कराने के लिए जाएंगे। तो पूरी लड़ाई की तैयारी अच्छी है और ये माना जा रहा है कि दोनों ये भरोसा कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी। लेकिन आंकड़े की बात कहें तो आंकड़े में वेंकैया नायडू की जीत लगभग सुनिश्चित है, लगभग तय है। जी रवि, आऊंगा मैं आपके पास। आलोक मेहता जी के पास इस चीज़ को और समझने के लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन के लिए गए थे तब ऐसा तामझाम और फूलों की वर्षा और तमाम जितने सांसद थे उस वक्त के साथ हमने देखा था कि देखे गए थे। इतना बड़ा सेरेमोनियल वेलकम नामांकन भरने के लिए जाने के लिए आपने देखा है कभी किसी राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए हुआ है? नहीं, अमूमन मतलब ये ठीक है कि हम लोग उसको सेलिब्रेशन की तरह करते हैं, थोड़ा सा बीजेपी में एक परंपरा थोड़ा हर चीज़ को सेलिब्रेशन की तरह से है, इवेंट, इसलिए इवेंट भी कह सकते हैं। और वैसे हमेशा जैसे मान लीजिए नॉमिनेशन यदि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भर रहे हो सो उस तरह की ऐसी स्थिति होती। वाइस प्रेसिडेंट लगी पहले हमारे बड़े लो प्रोफाइल, चाहे वो शंकर दयाल शर्मा रहे हो, वेंकटरमन जी रहे हो, तो उस तरह का उतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आपने देखा हुआ राष्ट्रपति जी का भी जब हुआ हमारे कोविंद जी के समय, तब भी थोड़ा उत्साह के साथ एक दिखाया गया। और शक्ति, देखिए सही बात यह है, आपके संवाददाता चाहे कह रहे हैं कि वो लगभग, लेकिन सही बात यह है कि पूरे अंक इस तरह के हैं गणित, जिसमें कि सुनिश्चित ही नहीं, मतलब जीत पक्की है। यदि सामने कोई उम्मीदवार नहीं होता तब भी वो जीतते। और उम्मीदवार गोपाल गांधी प्रतीकात्मक चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो खुद भी समझते हैं, उनकी पार्टी के नेता भी समझते हैं। लेकिन ये भी एक स्थिति ऐसी रही है जिस समय, और इसीलिए हम लोग जो मीडिया के जरिए आजकल ज़्यादा हो गया, पहले के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के समय में इतना मीडिया भी एक्टिव नहीं होता था, ये भी माना जाना चाहिए। तो अब चूंकि उसके जरिए देश को एक हमारे लोकतंत्र की मजबूती भी, देखिए सेलिब्रेशन के एक पहलू को हम वैसे कह सकते हैं कि क्यों होता है, लेकिन यदि गाँव के लोगों को आपका चाहे मीडिया आप भी दिखा रहे हैं, वरना तो कहा जाए वो राज्यसभा टीवी दिखा दे, दूरदर्शन दिखा दे, लेकिन आप लोग भी जो दिखाते हैं तो उससे एक जागरूकता पैदा होती है हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। और देखिए बार बार कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा, ये कहा जाता है तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता था कि चुना कैसे जाता है, चुनाव कैसे होता है। और दूसरा, जैसे आप पूरा मिनट बताते हैं, दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए लोग ये समझते हैं कि ये पद तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा महत्व नहीं, जबकि कितने क्रूशल फैसले राष्ट्रपति तो करते ही हैं, उपराष्ट्रपति सदन के चर्चा सब लोग करते हैं, राज्यसभा से बात है, लेकिन विदेशों से संबंधों में 250 देशों के या 300 देशों के राजदूत जब यदि भारत में हैं, वो लोग प्रोटोकॉल के नाते हर बार उपराष्ट्रपति से साल में 1-2 बार मिलने आते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और जहाँ जहाँ जरूरत भारत सरकार को होती है, तो राजनयिक संबंधों में संसद की गरिमा के साथ साथ, राज्यसभा की गरिमा के साथ साथ, वो एक हमारे डिप्लोमेट की भूमिका भी, उपराष्ट्रपति की तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राज्यसभा का उप सभापति वो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि अब 2018 की जो स्थिति होगी, बीजेपी को कहीं ऐसे बिल पास करवाने एनडीए के पास, क्योंकि राज्यसभा में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसे रामचंद्रन जी कैसे देखा जाए? ये कैलकुलेटिव मूव है या एक बड़े साथी की जो संकट मोचक था उसकी एक विदाई है या प्रमोशन है, क्या है ये? नहीं, देखिए ये बड़ा एक कैलकुलेटेड मूव है। हम सबको मालूम है कि राज्यसभा में बीजेपी एनडीए की जो स्थिति है वो काफ़ी थोड़ी वीक है, वहाँ उनको मेजॉरिटी नहीं है, और वहाँ के अगर चेयरमैन बनेंगे तो जाहिर है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाउस उसको ये अच्छी तरह चलाएंगे, और कुछ समय तक अगर उनका मेजॉरिटी हो जाता है 1.5-2 साल में, तो फिर उनकी एडवांटेज ही एडवांटेज है। दूसरी तरफ ये बात है कि साउथ में, दक्षिण में इनकी स्थिति बीजेपी की कुछ खास अच्छी नहीं है। 5 राज्य हैं जो नया तेलंगाना बनने के बाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब देखिए इसमें एक केरला को छोड़ के बाकी 4 राज्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में खूब अपना वोट डाला है। इसमें सिर्फ केरला बाहर रही है, कोविंद साहब को नहीं डाला, बट
इसीलिए वोट परसेंटेज जो कोविंद साहब को मिलेगी जब फाइनल काउंटिंग होगी 20 तारीख को, तो उनके परसेंटेज बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आपके पास एक चेहरा साउथ से नहीं होगा प्रमोट करने के लिए बीजेपी को, बीजेपी की फिलहाल स्थिति यही है कि दक्षिण में उनके पास पहली बार कर्नाटका में वो पावर में आए, उसको आप निकाल देंगे तो इनकी छवि बाकी राज्यों में कुछ है नहीं। और तमिलनाडु से पूरे दक्षिण भारत से 200 सीट लोकसभा में आते हैं, 545 में से 200 सीट, और काफी मायने रखता है। तो मेरे ख्याल में कोशिश गिवन द फैक्ट आपको कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि 2019 में यूपी ने जितना आपको मैक्सिमम दिया या नॉर्थ ने जितना आपको मैक्सिमम दिया, हो सकता है कि वो आपको उतना मैक्सिमम नहीं दे पाए। आपको कहना कि बाकी जगहों से भी कैलकुलेटिव मूव करके इकट्ठा करना है, साउथ में भी आपको जाना है। उसमें मैं लूंगा एक बार मैं प्रेम शुक्ला के पास, अपने जो हमारे राजनीतिक मेहमान है उनका भी रुख कर लूं एक सवाल का। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि वेंकैया नायडू जी का कद इतना बड़ा है, आपके साथ ही रहे हैं शुरू से, जब से बीजेपी जिस 80 में फॉर्म हुई, और वेंकैया नायडू तब के साथी हैं, ये उस सम्मान है कि पीएम भी मौजूद रहेंगे, वो भी एक प्रपोजल है, अरुण जेटली भी रहेंगे, एक सेरेमनी बनाई गई है, या इसके पीछे, या यूं कहा जाए कि एक वरिष्ठ साथी को आप रिटायरमेंट की बधाई दे रहे हैं? मकसद बोलने के बजाय देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक जो 3 सर्वोच्च पद हैं, उन पदों पर सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ताओं को, वो चाहे रामनाथ कोविंद जी जिनको राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में लाया गया, सामान्य घर से आने वाले, वंचित वर्ग से आने वाले, और अपने किसी गॉडफादर के भरोसे नहीं, स्वयं की राजनीति, अपनी गुणवत्ता के बल पर शीर्ष पद पर पहुंचने का उनको अवसर दिया गया। इसी तरह से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी। तो लोकतंत्र का ये एक सबसे बड़ा जो है सफल पर्व माना जाना चाहिए कि बिना किसी जो है वंशवाद के, आनुवंशिक राजनीति से आए हुए व्यक्ति नहीं है, किसी गॉडफादर वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि सामान्य पृष्ठभूमि से आकर कार्यकर्ता जो है अपने काम के बल पर, अपनी राजनीतिक गुणवत्ता के बल पर, अपने सामाजिक सरोकारों के बल पर जो व्यक्ति ऊपर आता है, उसको जो है संवैधानिक पदों पर बैठाकर राष्ट्र के निर्माण कार्य में उसको संवैधानिक भूमिका दी जा रही है। तो ऐसे में इसको पर्व के रूप में तो मनाना ही चाहिए। अभय कुमार दुबे जी, कैसे देख रहे हो? एक बार मैं राज्यसभा का रुख करता हूं, क्योंकि नॉमिनेशन किसी भी वक्त वहां पर फाइल हो सकता है, जो कि एक खास कक्ष बनाया गया, जैसा कि हमारे मेरे सहयोगी बता रहे थे, रवि त्रिपाठी। और इस वक्त ये इस बीच हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। मायावती ने सहारनपुर का मुद्दा इस वक्त राज्यसभा में उठाया। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, you can ask for a discussion, whatever you want. रहने का अधिकार नहीं है, मैं हम कैसी कदरी मजबूरी। तो फिलहाल जो खबर है, मायावती सहारनपुर का मुद्दा उठा रही थी, सहारनपुर हिंसा की बात कर रही थी, लेकिन ऐसे में उन्होंने इल्जाम लगाया, जब उन्हें बिठाने की कोशिश की गई कि अभी वक्त आपको दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, इस कारण से वो वॉकआउट कर गई हैं, सदन छोड़ करके। पेपर हमने देखा नीचे फेंक करके वहां से बाहर निकली हैं। शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसको भी और उसकी हताशा और निराशा थी। और उनके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है, और सब वो सारी की जाए और माफी मांगे। ये तरीका ठीक नहीं है। माफी मांगे। ओके, श्री गुलाम नबी आजाद। ओके, गो बैक ये बड़ा तरीका है इंशाल्लाह। अरे इनको आपने बोला सर, इनका अपने मुद्दा इनको कहे पीछे। ओके, ठीक है, नाउ प्लीज गो बैक। श्री गुलाम नबी आजाद, अरे गुलाम नबी आजाद, अरे
बैठो भाई यार। गुलाम नबी आजाद प्लीज। अरे बैठ जाइए अभी। श्री गुलाम नबी आजाद प्लीज 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 बैठ जाओ। गुलाम नबी आजाद प्लीज। सर सर प्लीज लिसन टू सर मुझे सिट डाउन। अरे बैठ जाइए ना आप लोग बैठिए। अरे प्लीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप बैठ जाओ प्लीज। लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर। प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बैठिए आप लोग बैठिए सर। तो एक तरफ फिर से हम राज्यसभा का रुख करेंगे और इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं वेंकैया नायडू, अमित शाह मौजूद हैं, 100 से ऊपर सांसद मौजूद हैं जिसका जिक्र रवि त्रिपाठी भी कर रहे थे। सुषमा स्वराज नजर आ रही हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद हैं। आलोक जी, इस क्षण का इंतजार तो शायद लाल कृष्ण आडवाणी भी कर रहे होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन अब नहीं लगता। अब वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने बहुत देखा है और शायद उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं जो बन रहे हैं। वेंकैया नायडू जी को भी आडवाणी जी ने ही आगे काफ़ी बढ़ाया। जब अध्यक्ष थे दक्षिण भारत में भी उनका प्रभाव बढ़ाते समय वेंकैया जी जब रहते थे आडवाणी जी को बुलाते थे वहाँ, अध्यक्ष के नाते भी और वरिष्ठ नेता के नाते। वेंकैया जी को हमेशा यही माना जाता रहा कि आडवाणी जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया। तो ये एक मेरा ख्याल है अब सुखद ही उनको महसूस होना चाहिए। ठीक है, वो राष्ट्रपति पद के, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कभी थे, लेकिन अब वो संरक्षक और मार्गदर्शक हैं, इसलिए ये करना चाहिए। और एक बात जोड़ दें कि ये अभी हम देखें कर्नाटक और आंध्रा की जो बिल्कुल बॉर्डर है वो वहाँ के हैं वेंकैया जी, तो कर्नाटक में भी चुनावों में इसका लाभ मिले। और मुझे अभी भी याद है 82 की बात है, आडवाणी जी ने जिस तरह से बेंगलोर में सभा करते थे, बड़े पैमाने पर बड़ी भीड़ होती थी, तब वेंकैया जी लगभग कहना चाहिए कार्यकर्ता या बहुत युवा होने के नाते वो होते थे। सो इसलिए इस पर कोई शक नहीं कि दक्षिण भारत में भी प्रभाव बढ़ाने में आडवाणी जी की एक भूमिका थी। तब से लेकर के अब तक, इवन टिल रिसेंटली, भले वो प्रधानमंत्री मोदी की आंध्र में सभाएं रही हो, कुछ रही हो, जो जैसे कहते हैं क्राउड मैनेजमेंट, लोगों को लाना, कार्यकर्ताओं से जुड़ना, वेंकैया अब तक बहुत एक्टिव रहे हैं। एक बार मैं अभय कुमार दुबे आपका रुख करना चाहूँगा। जिस चर्चा को हम प्रेम शुक्ला जी से पहले आगे बढ़ा रहे थे, कैसे देखते हैं आप इसको, इस नॉमिनेशन को? वेंकैया नायडू एनडीए की तरफ से और लगभग आंकड़ा उनका साथ दे रहा है। आप इसे कल तक जो कह रहे थे कि हमारी लड़ाई यहां पर किसी कैंडिडेट की नहीं, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, आज इस नॉमिनेशन को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए सचिन जी, जहाँ तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का प्रश्न है तो संविधान के अभिभावक के प्रति हमको गहरी आस्था रखनी चाहिए और गरिमामय तरीके से हमको परिचर्चा भी करनी चाहिए बहस की अपेक्षा इन चुनावों को लेकर। हाँ, मुझे बहुत दुख जब हुआ जब किसी राजनीतिक दल ने गोपाल कृष्ण जी के लिए ऐसे शब्दों को प्रयुक्त किया जो जायज़ नहीं था, क्योंकि जिस विरासत से गोपाल कृष्ण गांधी जी आते हैं, महात्मा गांधी की, जिन्होंने कहा था कि जिसको जीवन देने का अधिकार है बस वही ले सकता है। आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराऊं कि 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि कैपिटल पनिशमेंट को आज़ाद हिंदुस्तान में बंद किया जाएगा। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका प्रस्ताव भी रखा और वो भी चाहते थे, मगर महात्मा गांधी जी की हत्या की छाया में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शेप ले रही थी इस डिबेट में, इसलिए तत्कालीन रूप से वो संभव नहीं हो पाया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ राजनीतिक दलों को कि उस विरासत और उस परंपरा के हम हैं कि हमारे शीर्षस्थ नेता राजीव गांधी जी की हत्या के लिए हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरे दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि और किसी बच्चे के सिर से उनके पिता या माता का साया उठे, इसलिए चारों वो अभियुक्त जो राजीव जी की हत्या के थे 99 में उन्होंने पत्र लिखा और उनका कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल गया। तो इस विरासत का ध्यान रखना चाहिए। क्या
कोई एक आदमी इस बात की पुष्टि कर सकता है कि जघन्य अपराध के अपराधी याकूब मेनन की हिंसा के प्रति गांधी जी आस्था रखते हैं? गोपाल कृष्ण गांधी जी कतई नहीं, वो उसके समर्थन में नहीं, कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में थे। ये देश को जान लेना चाहिए। इस चुनाव की गरिमा को हम बरकरार रखें। अभय कुमार दुबे जी, मैं तो उस तरफ लेके ही नहीं गया चर्चा को। मैंने तो पूछा ही नहीं कि शिवसेना ने क्या आपसे पूछा था, क्या वो लेटर आया था। मैं तो सिर्फ नामांकन पे बात कर रहा था। मैं तो वेंकैया की बात की। सचिन जी, ये दो दिन से ये जब चर्चा थी तो मुझे लगा कि करोड़ों करोड़ दर्शक जी नेटवर्क को देखते हैं, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, तो ये भाव समूचे देश में जाना चाहिए। आपको लगा कि इससे पहले कि सवाल उठे आपने पहले इसको क्लियर कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। राजीव रंजन, आपके पास मैं जाना चाहूंगा, जो विपक्ष की लाइन थी, जो विपक्ष का कैंडिडेट था, उसके बनिस्बत उससे उलट, क्योंकि कांग्रेस वो धुरी नहीं लीडरशिप की लगा पाई, ऐसा नीतीश कुमार का कहना था, तभी लिए आपने कोविंद साहब को समर्थन दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में किस तरफ आपका रुख रहेगा? जेडीयू कहां जाएगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का फैसला तो सार्वजनिक हो चुका है। हमारी पार्टी गोपाल कृष्ण गांधी जी के साथ उनकी उम्मीदवारी के सवाल पर कांग्रेस और 18 दलों के गठबंधन के साथ है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, आपने सवाल तो बहुत ही संक्षेप में रखा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अगर हम राजनेता के तौर पर देखें, प्रशासक के तौर पर देखें, एक राजनयिक के तौर पर देखें, एक एक्टिविस्ट के तौर पर देखें, एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व है गोपाल कृष्ण गांधी जी का कि उस नाम पर जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महात्मा गांधी के पौत्र के तौर पर हम जो गांधीवादी मूल्यों की चर्चा करके और या गांधीवादी परंपरा की चर्चा करते हैं, उनके पौत्र होना उनके साथ एक जुड़ा हुआ एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को भी साबित किया कि केवल वो महात्मा गांधी के पौत्र नहीं हैं, उनको जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और जो हमारी परंपरा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर अब तक जो लोग आसीन होते रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता को लेकर के देश को कभी संदेह नहीं रहा है। इस बार भी जो स्पर्धा है काफ़ी स्वस्थ है और दोनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। लेकिन रूलिंग अलायंस की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं गोपाल कृष्ण गांधी जी को लेकर के, मुझे लगता है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पितृ संगठन को तिरंगे के दुराव के लिए हम याद करते हैं, जो उनकी भूमिका स्वाधीनता संग्राम में रही है, उसके बाद भी देश की सत्ता जनता ने उनको सौंपी। देश ने इतिहास में वो जाने के बजाय जो आज वर्तमान की जो ज़रूरतें थी, जो आवश्यकताएं थी, उसके अनुरूप राष्ट्रीय गठबंधन को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी। तो कई चीज़ें सबके पक्ष में हैं, सबके खिलाफ हो सकती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सोचती है। जो एक सामान्य परिभाषा है कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में बहस चली है, अगर उसको लेकर गोपाल कृष्ण गांधी जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन इतना सतही और इतना संकीर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो हमारी विरासत और परंपरा। लेकिन राजीव रंजन जी, ठीक है, आपकी एक लाइन हो सकती है, आपने कहा कि आप विपक्ष के साथ खड़े हैं और गोपाल कृष्ण गांधी को एक अच्छा व्यक्तित्व देखते हैं, और आपने कहा कि दोनों ही कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अब ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं हो जाता कि एक लाइन ऐसी खींची जाए कि अगर आप एक कैंडिडेट के साथ है कि वो सामने वाले कैंडिडेट के आप अगेंस्ट ही हैं। कई बार ये भी जरूरी हो जाता है देखना कि ठीक है, आपकी एक लाइन जरूर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले की लाइन को ही नीचा दिखा करके वो लाइन हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हर एक की अपनी इनहेबिटेंस हो सकती है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, उसके बाद तुरंत वापस आएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वेंकैया नायडू इस वक्त जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तैयारी है, उनके साथ तमाम सांसद भी मौजूद हैं।